नई नई दोस्ती बनी है। हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की अंता उपचुनाव के लिए खास तौर पर नरेश मीणा ने कहा कि भाई हेलीकॉप्टर से आना, तो बेनीवाल ने बात मान ली एक परम सखे की तरह और हेलीकॉप्टर से ही एंट्री की है। लेकिन भाई राजनीति में काफी सारे कयास लगने लगे इनकी दोस्ती के लिए। लोग कहने लगे कि भाई अंतर के उपचुनाव के प्रचार में हनुमान बेनीवाल का आना नरेश मीणा के साथ कहीं समीकरण बदल रहा है। और जो जोश दिखा 8 तारीख को, वो भी कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि भाई समीकरण शायद बदल सकते हैं एंड मोमेंट पे आके। इसी बीच कई बड़े राजनेताओं ने भी इनकी जो एक नई दोस्ती के समीकरण बने हैं इन पर भी कमेंट किए। तो आज इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की इस नई दोस्ती का। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जब से नरेश मीणा अंता के उपचुनाव की ओर रुख कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, कई बार सोशल मीडिया पर कहा, इतना तक कह दिया कि अगर आएंगे तो मर्द मानूंगा वरना तो नामर्द कहूंगा। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद हनुमान बेनीवाल ने कोई पलटवार नहीं किया और सीधे हेलीकॉप्टर से एंट्री मारी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये केवल अंता उपचुनाव ही नहीं थे जब नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल को बुलाने की कोशिश की। जी। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक वाले धरने पे भी बुलाया था। धरने पर भी वो नहीं पहुंचे, वो अस्पताल में पहुंचे थे। बिल्कुल। उससे पहले उन्होंने समरावता के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे जहां पर एक पूरी यात्रा निकाल रहे थे, तब भी हनुमान बेनीवाल को बुलाया था। रिहाई की मांगों पे भी हनुमान बेनीवाल को बुलाया था, वो कभी नहीं आए। जी। लेकिन वो अंता उपचुनाव में आ गए। इस बात को कहीं न कहीं सियासत में कई तरीकों से देखा जा रहा है, और ये जो सारे तरीके हैं, वो अंता उपचुनाव के साथ-साथ तीसरे मोर्चे का भी उदय कितना बड़ा हो सकता है इस मुलाकात से, इसको भी लेकर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब समझना ये होगा, हनुमान बेनीवाल का नरेश मीणा के पास आना कई सारे सवालों को खड़ा करता है। सबसे पहला सवाल, दो गरम मिजाज के लोग क्या एक साथ राजनीति में एक मोटिव पर रह सकते हैं क्या? बिल्कुल। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि नरेश मीणा का सपोर्ट सबसे ज्यादा करने वाले राजेंद्र गुड़ा हैं, राजपूत हैं। उनके साथ एक मंच शेयर कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल, जो कि जाट है। इस तरह की जाट राजपूत एकता क्या राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा मैसेज बदलने वाली है? ये भी एक बड़ा सवाल है। जी। और कहीं ना कहीं ये सारे सवालों से अंता की जनता के साथ साथ पूरा राजस्थान का राजनीतिक एनवायरनमेंट इन सार सबका जवाब ढूंढ रहा था। इसी के साथ एक सवाल ये और बनता है कि जो इतनी शानदार भीड़ नरेश मीणा की उस रैली में आई थी जब हनुमान बेनीवाल थे, क्या वो तमाम सारे लोग अंता के थे? जी। या फिर जिस चीज में हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा दोनों पारंगत हैं, कि बाहर से लोगों को बुला लिया जाए, चाहे बीकानेर में रैली हो या फिर अंता में हो, बाहर से इतने लोग आ जाए कि माहौल दिखे कुछ तो हो रहा है, और उस माहौल से फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर दूसरे लोग अपना डिसीजन पलट दे। इस के मास्टर ये दोनों ही हैं, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा भी है। क्या ऐसा कुछ हुआ है? या फिर जो इतने समर्थक नरेश मीणा के हैं, जो बाहर बाहर से गाड़ियां भेज देते हैं, छिपा बड़ौद से भी लोग आ रहे हैं, टोंक से भी लोग आ रहे हैं, सवाई माधोपुर से भी लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है क्या? ये सारे सवाल बनते हैं। लेकिन इनका जो जवाब है सबसे पहले तो आएगा 14 तारीख को, कि इसका कितना असर चुनाव में पड़ता है। जी। अब इसका जवाब आने से पहले दो समीकरण और समझने चाहिए। पहला समीकरण ये कि देवली उनियारा, जिसकी तैयारी के लिए नरेश मीणा को बहुत कम वक्त मिला था, उस कम वक्त में भी, और किसी का भी मोस्टली 60 नहीं था, उसमें भी वो 60,000 वोट ले आए थे। इस बार वक्त भी मिला है, जी। साथ भी मिला है, तो क्या वो 60,000 वाला जो आंकड़ा था, जो उधर के हिसाब से 60,000 का आंकड़ा था, क्या वो परसेंटेज वाइज यहाँ पे बढ़ सकता है? दूसरी बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा का वो वाला एपिसोड, जब वो देवली उनियारा में वोट मांग रहे थे,
और आज वाला जो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस में रात दिन का अंतर है। तब वो जेल भी नहीं गए थे, उन्होंने आंदोलन भी नहीं किए थे, उन्होंने अनशन भी नहीं किए थे, उनके साथ हनुमान बेनीवाल भी नहीं थे। ये सब समीकरण मिल जाते हैं तो क्या कुछ बदलाव होगा। लेकिन उसी वक्त जब हम ये बात देखते हैं तो ये बात भी देखनी चाहिए कि तब नरेश मीणा के सामने जो दो कैंडिडेट थे वो दोनों ही कोई खास एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं थे। जी। लेकिन आज जो कैंडिडेट हैं वो प्रमोद जैन भाया जैसे भी कैंडिडेट हैं जो 25 साल से उस इलाके की राजनीति कर रहे हैं। मोरपाल सुमन है जिसके पीछे वसुंधरा राजे का हाथ है और कहीं ना कहीं सीएम और वसुंधरा राजे एक साथ जिसके लिए कैंपेन कर रहे हैं जो अभी से पहले कभी भी नहीं हुआ। ऐसे में क्या समीकरण बैठता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो चीजों में बदलाव देखने को मिले हैं वो सब एक सुखद संकेत वाले बदलाव हैं। पहला, भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त स्फूर्ति है कि उन्होंने सीएम और पूर्व सीएम को एक साथ देख लिया और जो अभी तक भाजपा में फूट की बातें आ रही थी वो फूट की बातों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया इस एकता ने जो अभी देखने को मिली है। जी। दूसरी बड़ी चीज ये है जाट राजपूत एकता देखने को मिली, नरेश के साथ हनुमान बेनीवाल देखने को मिले। ये सारी बातें तीसरे मोर्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आने वाले पंचायती राज चुनावों में भी पड़ेगा। लेकिन सवाल एक है, इस सब के बाद भी अगर नरेश मीणा हार जाते हैं तो क्या वो आगे राजनीति करेंगे। अभी तक तो जो बयान आए उसके हिसाब से कि अगर वो ये चुनाव नहीं जीतते तो उन्हें बड़ा धक्का लगेगा, शायद वो राजनीति ना भी करें। दूसरा सवाल यह है कि अगर प्रमोद जैन भाया हार जाते हैं तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनकी साख पर भी बहुत बड़ा बट्टा बैठेगा। और तीसरा सवाल ये भी है कि अगर मोरपाल सुमन हार जाते हैं तो ये सीधा बड़ा क्वेश्चन मार्क वसुंधरा राजे पे होगा और इसके तुरंत बाद होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल में वसुंधरा राजे के कितने लोग रहेंगे, मोरपाल सुमन को जगह मिलेगी या नहीं, इन सब पर भी होगा। तो तीनों की हार जो है उस पे एक बड़े स्टेक लगे हुए हैं, बड़ा आगे का फ्यूचर लगा हुआ है। तो आने वाली 14 तारीख बहुत कुछ तय करने वाली है। दर्शक भी बताए कि उनको क्या लगता है कौन जीतेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर नरेश मीणा का बोलबाला है, जी। लेकिन वोट देने जो जाते हैं वो सोशल मीडिया से थोड़ा इतर वातावरण रहता है। क्या होगा 14 तारीख को आप भी बताएं और कहीं ना कहीं इलेक्शन एनालिसिस करने वाले तो अपना अपना कयास लगाए हुए। बिल्कुल। सर, इसी बीच किरोड़लाल मीणा जो मंत्री हैं उनसे एक सवाल पूछा गया था किसी मीडिया बंधु द्वारा, तो उन्होंने इस पर सही से ना जवाब देते हुए कहा कि भई राजनीति है, काफ़ी कुछ चलता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल को सोचना चाहिए। मंच पर खड़े होकर किसी के लिए क्या कह रहे हैं, विचार-विमर्श करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि किस बारे में ऐसा उन्होंने कहा होगा हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के एक मंच पे होने के लिए? देखिए, हनुमान बेनीवाल ने उस मंच से काफी सारी बातें उठाई जो आपत्तिजनक भी थी। सीएम भजनलाल शर्मा के लिए भी बातें उठाई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए भी, बातें उठाई भाजपा शासन के लिए भी, बातें उठाई कहीं ना कहीं जातिगत रूप से भी। और इन सारी बातों पर आपत्ति लाजमी है किसी को होना। और अगर बीजेपी कह रही है कि उनको आपत्ति है या किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं उनको आपत्ति है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। तो वो बयान जो सीएम वसुंधरा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए दिया उसके लिए भी वो कह सकते हैं, जो बयान उन्होंने एग्जिस्टिंग सीएम भजनलाल शर्मा के लिए दिया उसके लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो अभी सीएम है उन्हें अपनी बोलचाल पे कंट्रोल नहीं है। इस तरह की टिप्पणी एक एग्जिस्टिंग सीएम के लिए करना बहुत ही गलत है। तो उस पर भी इशारा हो सकता है किरोड़ीलाल मीणा का। जी, वहीं सर जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पर तो काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है नरेश मीणा का, और जब 8 तारीख के वीडियो सोशल मीडिया पर आया, हेलीकॉप्टर से एंट्री हो या फिर नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल का साथ आना हो और इतने ज़्यादा तादाद में लोग हो, तो कहीं न कहीं अब लोगों के पर्सपेक्टिव बदलने लगे हैं कि भई जहाँ लोग सोच रहे थे कि जीत वहाँ के जो एक हम कहें अंदरूनी तौर पे जो प्रमोद जैन भाया हैं वो, या फिर मोरपाल सुमन, क्योंकि वो लोग वहाँ के हैं, वहाँ की जनता को जानते हैं, रूबरू हुए हैं।
लेकिन अब जब से नरेश मीणा की इतनी रैली का माहौल बना है तो लोगों का समीकरण शायद बदलने लगा है। उनका कहना है कि भाई हनुमान बेनीवाल की एंट्री से इनके प्रचार पे बहुत प्रभाव देखिए, पड़ा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल का प्रभाव अंता में कितना पड़ेगा। समझने वाली बात ये है कि सबसे ज्यादा जिस समाज के वोटर है वो माली समाज के वोटर है। जी, उन पर हनुमान बेनीवाल का प्रभाव ना के बराबर पड़ेगा। जिन फर्स्ट टाइम वोटर्स पे प्रभाव नरेश मीणा डाल रहे थे उतना ही प्रभाव हनुमान बेनीवाल भी डाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर पे थोड़ा बहुत फर्क जाहिर तौर पे पड़ेगा, लेकिन जातिगत फर्क बहुत ज्यादा पड़ते हुए नहीं दिख रहा। हमने कई मीणाओं से बात की थी तो उनका भी कहना था कि पूरा मीणा वोट नहीं जा रहा नरेश मीणा को, बिल्कुल। वो वोट कांग्रेस बीजेपी में भी बट रहा है। तो नरेश मीणा को वहां से भी पूरी ताकत तो मिलते हुए नहीं दिख रही। फर्स्ट टाइम वोटर और मीणा समाज का अगर आधा भी वोट नरेश मीणा को मिल जाता है तब भी वो जीत से काफी दूर नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि गरीब का कितना वोट वो ले पाते हैं, जातियों से इतर गरीब का कितना वोट ले पाते हैं, क्योंकि वहां एक आरोप ये है कि गरीबों की अब भाया नहीं सुन रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ ये भी लोग कहते हैं कि भाई जिन 5,000 परिवारों की शादियां करवाई भाया ने, उनको दहेज दिए, उनको उनके घर पे फर्नीचर दिया, वो परिवार और उनके रिश्तेदार भाया का ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। जिन गौशालाओं को दान दिया तो जो गौ सेवक है वो भी उनको नहीं भूल सकते। वो वोट तो करीबन पक्के हैं ही भाया को। दूसरी बात जो हमें समझने को मिली अंता में पूरे में वो ये कि लोग जानते ज्यादा भाया को वहां पर हैं। बीजेपी के कैंडिडेट क्योंकि नए हैं तो उनको उतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन बीजेपी के सिंबल के लिए इज्जत है। अब ये जानकारी, ये इज्जत और नरेश मीणा का ये प्रदर्शन कितना त्रिकोणीय मुकाबला सेट कर पाता है, ये 14 तारीख को देखने को मिलेगा। पर नरेश मीणा की ये कंप्लेन लगातार है कि लोग ज्यादातर बाहर के हैं, अंता के कम हैं। उसका कितना असर 14 तारीख को पड़ता है ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे भी यही है कि क्या कहना है आपका हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की इस नई दोस्ती के समीकरण पर, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया